प्रिय छात्रों, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको जो है पॉलिटी के भाग 1 के बारे में, विषयों के बारे में आज बताने जा रहे हैं। जो विषय आपका है वह है आपका टॉपिक जो हमारा है वह पॉलिटी से जुड़ा हुआ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के भाग वन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अब कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है, पूछ दिया जाता है कि जो अनुच्छेद वाली जो ये व्यवस्था है वो लिया किस देश से है। तो ये जो है जापान से लिया गया है। यानी कभी परीक्षा में ये पूछ देता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो ये अनुच्छेद है वह किस देश से प्रभावित है, या इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो सन्निहित है अनुच्छेद वह किस देश की अवधारणा से लिया गया है या किस देश के विचार से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा जापान। फिर कई परीक्षा में ये पूछा जाता है कि भाग 1 संबंधित है, यानी कितने से कितने अनुच्छेद तक। तो होगा आपका आंसर 1 से 4 जो अनुच्छेद है वह भाग 1 के अंतर्गत है। इसी को कभी अपोजिट करके पूछता है कि अनुच्छेद 1 से 4 जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो आपका आंसर होगा भाग 1। अब भाग 1 में हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक के सभी का हम जो है वर्णन करेंगे। इसमें अनुच्छेद 1, इसमें जो है अनुच्छेद 1 के बारे में हम देखते क्या कहता है। अनुच्छेद 1 देखते इसमें क्या है। तो अनुच्छेद 1 में जो है 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक जो है संघ का नाम, और दूसरा इस संघ की प्रकृति के बारे में जो है बताया गया है। संघ का नाम अर्थात हमारे देश का जो नाम, यानी हमारे देश का नाम, यानी कहने का मतलब इस देश का नाम क्या वर्णन किया गया हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत जो है वर्णन किया गया। अभी कुछ समय पहले देखिएगा कि भारतीय राजनीति में जो है इंडिया और भारत को लेकर के जो है विवाद चल रहा था। तो देखिए ध्यान से, हमारा भारतीय संविधान में इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल है और भारत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसीलिए हमें इन दोनों शब्दों को लेकर के जो है उलझन की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। तो अब परीक्षा में पूछेगा कि हमारे संघ का क्या वर्णन किया गया है, तो इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत का वर्णन किया गया। दूसरा, इस संघ की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो हमारे जो संघ की प्रकृति है वह है राज्यों का संघ। अब परीक्षाओं में कभी क्या होता है कि हिंदी जो भाषा में जो लिखा गया है इसे इंग्लिश भाषा में लिखकर कंफ्यूज करने का काम किया जाता है हमें। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्यों का संघ। जब इसे उल्टा हम करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा राज्यों का संघ हो जाएगा। अब अमेरिका में भी राज्यों का है, वो भी तो एक राज्यों के द्वारा ही मिलके बने हैं, लेकिन अंतर क्या है कि अमेरिकी जो संघ का निर्माण है वह संघ का निर्माण जो है समझौते के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है, समझौते के तहत हुआ है। जबकि भारतीय जो संघ का निर्माण है वह समझौते के तहत नहीं हुआ है। भारतीय जो संघ का निर्माण है वो समझौते के तहत नहीं हुआ है, जबकि अमेरिकी संघ का निर्माण जो है वह समझौते के तहत हुआ है। तो आखिर में आज से परीक्षा में पूछता क्या है, तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि संघ का क्या नाम वर्णन किया गया है।
तो इंडिया डेट इज भारत। लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में आपको ये प्रकृति पूछता है कि भारत है, ऐसे देता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। इंग्लिश वर्ड जब इस्तेमाल किया जाएगा, शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से हो जाएगा। इस रूप में जो है भारत का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया। कभी कभी क्या होता है, राज्यों का संघ भारत को इस रूप में जो है वर्णित किया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है इस प्रकार जो इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 1 में आपका ये 2 पॉइंट था। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है। अनुच्छेद 2 में किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अब यहाँ नए राज्यों का प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि हमारे ही देश से किसी नए राज्य को बना दिया गया, ये नहीं है अर्थ है। यहाँ नए राज्यों का अर्थ हुआ बाहरी, हमारे देश का नहीं, बाहरी, बाहरी के लिए बात कर रहा है, मौजूदा राज्यों की बात नहीं कर रहा है, बाहरी राज्यों का। मुसाफिर आने वाले 2 और मुसाफिर बस जाने वाले 3। मुसाफिर आने वाले 2 का मतलब बाहर से आने वाला, ध्यान रखना है। 2 बाहरी के लिए है और 3 अपने देश में जो मौजूद है उसके लिए है। तो नए राज्यों का प्रवेश 2 है। अर्थात परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई बाहरी हिस्सा है किसी देश का, वो हमारे देश में आना चाहता है, तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 2 में आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी देश का कोई, मान लीजिए कि एक देश है और इस देश का कोई हिस्सा है, मान लीजिए उस देश के हिस्सा का नाम जो है क है। अगर ये हमारे देश का हिस्सा बनने वाला होगा, अगर आना चाहता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत, यानी सिंपल सा समझिए कि हमारे देश में जो राज्य, उनकी बात नहीं किया जा रहा है, ये बाहरी देश के बाहरी हिस्सों का हमारे देश का जो हिस्सा बनना चाहता है उससे संबंधित अनुच्छेद 2 है, ये प्रावधान है। अब जो हम तीसरा अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 2 याद रखेंगे कि बाहरी के लिए, मुसाफिर आने वाले यानी कि बाहरी के लिए जो है कि प्रावधान किया गया है। अब जो है हम चलते हैं अनुच्छेद 3 के तरफ चलते हैं। अनुच्छेद जो है 3 के तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 3 जो है ये मौजूद, हमारे देश में मौजूद राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 3 ये मौजूद राज्यों के बारे में बात करता है, मौजूद राज्यों से संबंधित है, मौजूद राज्यों से संबंधित अनुच्छेद 3 है। और इसके तहत क्या क्या भारतीय संसद क्या क्या कर सकती है, यहाँ से काफी मात्रा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संसद जो है यदि नए राज्यों का मतलब मौजूदा राज्यों से, मौजूद राज्यों से एक नए राज्य का जब गठन करना चाहती है तो वह किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो वह जो है अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न ये भी आता है परीक्षाओं में कि ये जो अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, अगर किसी राज्य के नाम जो है क्या करना है, परिवर्तित करना है तो कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, किस आर्टिकल में ये बातें कही गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 3 में कहा गया है और भारतीय संसद इसी अनुच्छेद का प्रयोग करती है। किसी राज्य का नाम हो गया, यदि किसी राज्य का दूसरे राज्य में विलय करना है तो ये भी इसी आर्टिकल के तहत आता है। राज्यों का नाम चेंज करना हो, उनको मर्ज करना हो, या एक राज्य है, एक राज्य से फिर दूसरा राज्य को बनाना है यानी उसको पुनर्गठित करना है, तो अनुच्छेद 3 का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारतीय जो हमारी संसद है उसे नए राज्यों का गठन करना हो या नाम परिवर्तित करना हो, मौजूद राज्यों की बात कर जो हमारे देश में, जैसे मान लीजिए कि बिहार से झारखंड बनाया गया,
बिहार से झारखंड बनाया गया, तो हमारे भारतीय संसद कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेगी? तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। और इसी अनुच्छेद 3 जो है हमारे भारतीय संसद को अधिकार देती है कि मौजूदा राज्यों से एक नए राज्य का गठन कर सकता है, उसके सीमा भी परिवर्तन करने का जो काम है इसी आर्टिकल का है, उसको विलय करना हो एक राज्य से दूसरे राज्य में तो इसी आर्टिकल का है। यानी ये समस्त जो कार्य होगा वो भारतीय संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके ही करती है। तो दो बाहरी के लिए है, जो हमारे देश का नहीं किसी दूसरे देश का हिस्सा है, कोई पार्ट है वो हमारे देश में आना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। हमारे देश में मौजूद राज्य से नए राज्य बनाना है, नाम परिवर्तित करना है, सीमा परिवर्तन करना है या दूसरे के दूसरे में मर्ज करना है, विलय करना है, तो ये सारे जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। अब जो है अगला है 4। अनुच्छेद जो है 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ये 3 में जो भी व्यवस्थाएं दी गई है, जो भी इसमें वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है या जिन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उल्लेख किया गया है, इसके लिए आपको यानी अनुच्छेद 4 देखते हैं हम क्या कहता है। अनुच्छेद जो है 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि मान लीजिए अनुच्छेद 1 यहाँ दिया है, यहाँ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इसमें जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं को करने के लिए ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगी। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगी, अर्थात भारतीय संसद को इन कार्यों को कराने के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। विशेष बहुमत की जो है आवश्यकता नहीं है, यानी अनुच्छेद 1, 2 और 3 जो है ये जो है अनुच्छेद 368 से बाहर है। अनुच्छेद 368 से यह मुक्त है, फ्री है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यानी इतने सारे कार्यों के नए राज्यों का गठन करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। कोई नया देश हमारे देश में एंट्री करता है बाहरी हिस्सा, तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, अर्थात विशेष बहुमत की आवश्यकता यानी अनुच्छेद 368 यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हम जो है साधारण बहुमत से ही इन सारे कार्यों को हम संपन्न कर सकते हैं। हमारी भारतीय संसद साधारण बहुमत के द्वारा जो है इन जो अनुच्छेद 1 और 3, 2, 3 जो है इन कार्यों को वह कर सकती है साधारण बहुमत के द्वारा ही, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। साधारण बहुमत यानी 50% जो है वोटिंग के माध्यम, मतदान के माध्यम से इन कार्यों को कराया जा सकता है। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 1 से 4 जो है भाग 1, भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में जानकारी। फिर जो है अगले वीडियो हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे और हमने समझाने की जो है कोशिश आपको की है। तो इस बात को ध्यान रखिए, परीक्षा में भी कोई पूछ सकता है कि अनुच्छेद जो है 2 क्या 368 के तहत आएगा, इसमें अगर संशोधन करना, बदलाव करना है तो नहीं आएगा। क्या नए राज्यों का गठन करना होगा तो अनुच्छेद 368 की आवश्यकता वहाँ होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। या 368 से कौन बाहर है, ऐसे भी प्रश्न करके आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं हम आपको वो सही प्रश्नों को बताने का कोशिश किए। थैंक्स आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट होते हैं हम लोग और अच्छा कोशिश करने की प्रयास करते हैं।